फ्रेंड्स नमस्कार। इंडिया रशिया रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के पर्सपेक्टिव से। अपने बीपीएससी मेंस में इस पे शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है जो 23rd एनुअल मीट हुआ, या फिर एक लॉन्ग क्वेश्चंस भी बन सकता है। और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी बनता है तो वर्ल्ड में जो एक बहुत बड़ा पावर या मेजर पावर आप जिसे कहेंगे रसिया है, तो उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी आंसर आप अगर इंटरनेशनल डोमेन पे आता है और बिना रसिया के वो कंप्लीट नहीं होगा। रशिया, चाइना, यूएसए, ये कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिनके हर एक एस्पेक्ट पे अगर आपकी समझ होगी उतना ही आप बेहतर ढंग से उत्तर लिख पाएंगे। नाउ हम लोग शुरू करते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या था? 23वां एनुअल समिट हुआ। 23वां एनुअल समिट हुआ जिसमें जो राष्ट्रपति पुतिन है वो भारत आए, और भारत और रसिया के बीच यह हाईएस्ट सबसे बड़े लेवल पे जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जिसमें दोनों देश एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और अपने संबंधों को और आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ जो हमारा एसपी है, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसके 25 साल भी पूरे हो गए हैं। सन 2000 में हमने ये स्टैब्लिश किया था। फिर 2010 में इसको थोड़ा सा और इन्हांस करके हमने इसको एसपी एक और जोड़ दिया, स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड जोड़ दिया। तो ये क्या हो गया? स्पेशल प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और 2021 में 2+2 डायलॉग स्टैब्लिश होते हैं। 2+2 का मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ के दो मिनिस्टर कौन कौन से? डिफेंस मिनिस्टर और एक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, और फिर रसिया के दोनों। और ये जो डाइवर्स रेंज के जो मुद्दे हैं उन पे बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इतिहास देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे किन मामलों में ये कोऑपरेट करते हैं। डिफेंस, एनर्जी, ट्रेड, मल्टीलैटरल डोमेन, space, culture, personalized diplomacy, and then we will look into the various challenges, and then what were the outcomes of the 23rd meet, what India and Russia should do here onwards, and some opinion of scholars and leaders. Now, 1947 में भारत और रसिया का, उस समय यूएसएसआर था, डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश होता है। आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही यूएसए एक साइड पे था और उसके जो एलाइज हैं, और जो यूएसएसआर है, सोवियत रसिया, वो दूसरे साइड पे था। तो कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के बीच एक कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति दिख रही थी और कोल्ड वॉर दिख रहा था। उस समय जो भारत ने अपना रुख अख्तियार किया वो था नैम का, नॉन अलाइन मूवमेंट कहा जाता है, या नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी अपनाई कि हम दोनों में से किसी ब्लॉक में शामिल नहीं होंगे। वैसे तो बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए, चाहे वो सोवियत इंटरवेंशन अफगानिस्तान में हो या स्वेज क्राइसिस हो। स्वेज क्राइसिस में क्या हुआ था? जो इंग्लैंड है, फ्रांस है, इसराइल है, इन लोगों ने मिल करके और जो इजिप्ट है उस पे अटैक किया था और एक तरीके से उसकी सोवरेनिटी पे हमला पहुंचा था। तो जो सोवियत रसिया है और इंडिया है, इन दोनों ने एक स्टैंड अपनाया था, और उस समय पंडित नेहरू ने भी कहा था कि जो स्वेज है, जो मिस्र है, इजिप्ट है, इसकी जो सोवरेनिटी है, इसको खतरा नहीं पहुंचनी चाहिए। थोड़ा सा हिस्ट्री हम इसलिए पढ़ रहे हैं, डायरेक्टली हो सकता है आप आंसर में हर चीज को नहीं लिख पाएंगे, बट ताकि आप समझ पाएंगे कि हुआ क्या था पहले, हमारे कैसा कैसा रिलेशनशिप था। हम नॉन अलाइंड होते हुए भी रसिया से कितनी क्लोजनेस रखते हैं, ये आपको 1971 का जो ट्रीटी ऑफ जो पीस और फ्रेंडशिप हमने रसिया के साथ साइन किया, तो उससे आप देख सकते हैं। और बांग्लादेश का लिबरेशन स्ट्रगल में वो कितना काम आया कुछ ही महीनों के बाद। उसके बाद सोवियत डिसइंटीग्रेट होता है, और उसके बाद कुछ समय के लिए तो भारत के साथ थोड़ा सा रिलेशन में खटास भी आई थी। अमेरिका का यूनिपोलर मूवमेंट शुरू होता है। फिर जो है मल्टीपोलैरिटी की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वो जो यूनिपोलर फेज है, आज बहुत सारे स्कॉलर मानते हैं कि आज का जो फेज है वो बाई मल्टीपोलर है। तो ये मल्टीपोलर तो समझ में आता है कि कई सारे पोल्स हैं, लेकिन बाय का मतलब क्या है? तो कहा जाता है कि एक तरफ यूएस है और दूसरी तरफ चाइना है, बट ऐसा नहीं है कि सारे स्कॉलर्स का इस पे सहमति है। तो इन टर्म्स का आप यूज कर सकते हैं, यूनिपोलर, मल्टीपोलर, बाईपोलर, बाई मल्टीपोलर। ये जो शब्द हैं आपके आंसर को बहुत इनरिच बनाते हैं। तो हमने ये चीज देख लिया। नाउ अब हम देखते हैं कोऑपरेशन किन किन मुद्दों पे रहा है। देखिए, रक्षा के क्षेत्र में कोऑपरेशन है। भारत और रसिया एक्सरसाइज इंदिरा कंडक्ट करते हैं। बहुत सारे जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं हम लोग मिलकर भी बना रहे हैं, और रसिया से हमें उसमें बहुत मदद मिलती है, जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल है, AK-203 राइफल है, Su-30 एयरक्राफ्ट है, और T-90 टैंक्स है।
पहले का जो रिलेशनशिप था रसिया से, कि रसिया बेचता था और हम खरीदते थे, लेकिन आज स्थिति बदल रही है। आज ज्वाइंट प्रोडक्शन हो रहा है, और ये आप मेक इन इंडिया जो भारत का प्रोग्राम है उसके तहत देख सकते हैं। रसिया हमें टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर कर रहा है। हमने 2021 से 31 तक, यानी 2021 से 2031 तक हमने एक मिलिट्री टेक्निकल इकोनॉमिक एग्रीमेंट भी रसिया के साथ साइन किया है। तो ब्रीफली आप डिफेंस में इतनी बातें लिखेंगे। एनर्जी के क्षेत्र में आप देखेंगे तो हाल के दिनों में जो सबसे ज्यादा अगर क्रूड ऑयल किसी ने सप्लाई किया है तो वो रसिया ने किया है। आपको पता है कि वेस्टर्न सैंक्शन है रसिया पे, तो उसके कारण जो अच्छी कीमतों पर रसिया हमें तेल दे पा रहा है। लेकिन जो अभी जो ट्रंप ने बार बार धमकी दी कि हम जो है आपके तेल को हम जो है और टैरिफ लगाएंगे 50% लगा। बट अभी आपने देखा होगा कि यूएसए में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा है कि जो ट्रंप ने ये मेजर अपनाया है, जो इमरजेंसी मेजर अपनाया है, इमरजेंसी का हवाला देकर के, ये गलत है। और ट्रंप ने अभी अनाउंस किया है कि हम सभी देशों पे 10% का टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि जो यूएसए की सुप्रीम कोर्ट है उसने इंटरवीन किया है। ये बिल्कुल करंट अफेयर का न्यूज है। ओके, नाउ तो हम देखते हैं कि जो एनर्जी के सेक्टर में जो सखालीन है, वंकर है, ये कुछ ऑयल फील्ड्स हैं रसिया के फार ईस्ट में। तो वहां पे भारत इन्वेस्ट कर रहा है। जो कुडानकुलम तमिलनाडु में न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो वो रसिया के सहयोग से बनाया गया है। 90% जो हमारा मिक्स्ड फर्टिलाइजर अगर हम कहीं से लेते हैं तो वो रसिया से ही लेते हैं। ट्रेड के क्षेत्र में आप देखिए, चूंकि सैंक्शन है, तो क्या किया जा रहा है कि रूपी और रूबल में भी हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। उसमें क्या होता है कि एक थर्ड पार्टी अकाउंट होता है जिसको हम वोस्टर अकाउंट कहते हैं, और उसमें रुपए रखे जाते हैं। बट इसके साथ हम समस्याएं भी देखेंगे। समस्या ये है ना कि हम लोग रसिया को बहुत कम एक्सपोर्ट करते हैं और रसिया हमें ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, चाहे वो डिफेंस के आइटम्स हो या तेल हो। तो हम ज्यादा खरीदते हैं और रसिया हमें ज्यादा बेचता है, हम ज्यादा रसिया को नहीं बेच पा रहे हैं। तो वो हमारे रुपए का जो इंडियन करेंसी रुपी है उसका वो क्या करेगा, ये बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और इसी पे कहा जा रहा है कि री इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पे हमें फोकस करना होगा कि जो रसिया के पास रुपया है वो उसी रुपए को इंडिया में ले आकर के, जैसे मान लीजिए कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है तो उसमें इन्वेस्ट कर दे। तो एक्सप्लोर कर रहे हैं हम लोग कि भारत और यूरेशिया का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाए। $64 बिलियन का करीब हमारा ट्रेड है, जिसमें कि एक्सपोर्ट है 4 और इंपोर्ट है $64 बिलियन का। सॉरी, 68 हो गया यहाँ। ओके, नाउ और इंपोर्ट 64 और एक्सपोर्ट 4 हो गया। कनेक्टिविटी में जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है आप उसको देख सकते हैं, CVMC, यानी चेन्नई व्लादिवोस्टक मैरीटाइम कॉरिडोर है और नॉर्दर्न सी रूट। तो इस पे काम चल रहा है। मल्टीलैटरल डोमेन में देखेंगे तो G20 में भारत रसिया कोऑपरेट करते हैं। यूएन में, जैसे अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का P5 का मेंबर बनाना हो, SCO में दोनों कॉमन मेंबर्स हैं और टेररिज्म से लेकर बहुत सारे मुद्दों पे एक साथ अपनी बात को रखते हैं। RIC है, रसिया इंडिया चाइना का ट्राइलैटरल है। और जो ब्रिक्स है, तो ब्रिक्स में भी दोनों चूंकि कॉमन पार्टनर्स हैं, दोनों मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर चाहते हैं। यूएनएससी का एक्सपैंडेड मेंबरशिप में इंडिया का एक रोल हो, ये रसिया भी चाहता है। स्पेस के क्षेत्र में हमारा इसरो और रसिया का रॉसकॉस्मोस काफी काम किए हैं, चाहे वो 1975 में भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट को भेजने से लेकर के जो गगनयान मिशन है उसको लेकर के अभी की गगनयान क्या है, पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है, तो इसमें रसिया ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कर रहा है हमें। कल्चर के भी क्षेत्र में देख सकते हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में देख सकते हैं कि 20,000 भारतीय स्टूडेंट्स रसिया में रहते हैं और खासकर ये मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, क्योंकि रसिया में मेडिकल की पढ़ाई करना आसान है। इंडिया का योगा रसिया में बहुत फेमस है और इंटरनेशनल योगा डे 21 जून तब से तो और फेमस होता जा रहा है। तो सिनेमा के बारे में आप डिस्कस कीजिए कि इंडियन जो सिनेमा है, बॉलीवुड सिनेमा है, वो बहुत फेमस है। अटल इनोवेशन मिशन और रसिया का जो काउंटर पार्ट है, ये लोग मिलकर इस पे ज्वाइंट प्रोजेक्ट कर रहे हैं। भारत उत्सव जो है वो मॉस्को में बहुत धूमधाम से मनाया गया। पर्सनलाइज्ड डिप्लोमेसी भी है, जैसे जब पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखा और जब पुतिन साहब आए तो उनको रिसीव करने के लिए प्रोटोकॉल तोड़ करके भी उन्हें पहुंचे। चैलेंजेस भी कम नहीं है भारत और रसिया रिलेशन में। देखिए, जब यूक्रेन वॉर शुरू हुआ तो वेस्ट पूरा क्या बोला कि भारत जो है वो खंडित करे कि रसिया ने इन्वेड किया है, लेकिन भारत क्या है कि केयरफुल बैलेंसिंग का अप्रोच अपनाए हुए है, इनलाइटेंड नेशनल इंटरेस्ट में फैसला लेता है। दोनों ही देशों, वेस्ट को भी और दूसरी तरफ रसिया को भी, दोनों को भी बैलेंसिंग करने की कोशिश करता रहा है। नाउ एक और प्रॉब्लम है
जो रसिया है उसकी नजदीकियां पाकिस्तान से कुछ ज्यादा ही बढ़ रही हैं। जैसे आप 2016 से ही देखेंगे, जो ध्रुजबा उनका मिलिट्री एक्सरसाइज है, या पाकिस्तान को अपनी इक्विपमेंट्स, जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है वो देना, तो कहीं ना कहीं भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए वो खतरा तो है ही। चाइना को अगर S-400 प्रोवाइड करता है, या कहीं ना कहीं एक, बहुत सारे स्कॉलर्स मानते हैं कि चाइना का जूनियर पार्टनर बनता जा रहा है रसिया, जो कि एक अच्छी स्थिति नहीं है। नाउ डिफेंस जो सप्लाई होता है वो समय से मिल नहीं पा रहा है। जैसे S-400 है, 2026 में आ गया, तो जो डिलीवरी है उसका फिर से, तो कई सारी चीजें हैं जो डिलीवरी में काफी डिले होता है। और जो ट्रेड डेफिसिट है वो अराउंड 59, 58 या 60, आप अराउंड में मान सकते हैं, इतना ट्रेड डेफिसिट है मतलब हमारे ऊपर। रुपी ट्रैप जिसकी हमने अभी चर्चा की, कि रसिया रुपया का क्या करेगा, रुपया तो दूसरा देश लेगा नहीं, तो उसी रुपए को हमें री इन्वेस्ट कर दे अगर इंडिया में। क्वाड, ऐसा लगता है रसिया को कि जो क्वाड बनाया गया है, ये अमेरिका के द्वारा काउंटर करने के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया है, रसिया को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। तो जो इंडो पैसिफिक का कॉन्स्ट्रक्ट है, उससे कहीं ना कहीं रसिया अनहैप्पी है। ईरान पे आपको देख लेंगे कि रसिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, ये एक गुट में दिखाई देते हैं। और दूसरी तरफ जो है, जब क्वाड की बात हम करते हैं तो इंडिया, यूएस, जापान, इस तरह के जो देश हैं वो एक गुट में दिखाई देते हैं। तो ये भी एक कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी का मुद्दा बन जाता है। एक ऐसा न्यूज आया और एमईए ने कहा कि 44 अभी भी जो भारतीय हैं उनको रशियन आर्मी में मतलब रखा गया है और वो रिक्रूट किया गया है। तो जब उनकी डेथ होती है या कुछ भी ऐसा होता है, तो भारत के लिए एक चिंता की स्थिति बन जाती है। इंडिया में प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाएगा कि भाई इंडियंस क्यों मारे जाएंगे रसिया और यूक्रेन के वॉर में। आर्म्स इंपोर्ट देखेंगे तो 2009 से 13 के बीच में 76% आर्म्स इंपोर्ट हम रसिया से कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे करके हमने घटा करके मात्र 36% हो गया है 2019 से 23 के बीच में। कनेक्टिविटी भी हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि हमने देखा INSTC है, NSR है, जिसकी हमने अभी चर्चा की। 23rd जो जिसकी शुरुआत इस चैप्टर की हमने की थी, तो उसमें कहा कि जो SPSP है, स्ट्रेटेजिक प्रिविलेज्ड, जो स्पेशल प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, उसमें 16 एग्रीमेंट्स साइन किए गए। इसमें कहा गया कि इंडिया और जो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है उसके बीच में FTA को साइन कर लिया जाए। प्रोग्राम 2030 को अपनाया गया। इसमें क्या है ना कि भारत और रसिया के ट्रेड को 2030 तक $100 बिलियन तक पहुंचा देना है। और ये भी एक लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक लक्ष्य रखा गया था, $50 बिलियन जो है वो इन्वेस्टमेंट को पहुंचा दिया जाए। पेमेंट को लेकर के, जिसकी हमने बार बार चर्चा कर दी अभी, कि पेमेंट को लेकर के हम जल्द से जल्द कुछ ना कुछ सुलझाएंगे, उसी रुपए को इन्वेस्ट करेंगे भारत में। INSTC, CVMC और NSR ये कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स हैं, तो इनको फास्ट ट्रैक किया जाए। फार ईस्ट में इंडिया इन्वेस्ट करे, आर्कटिक क्षेत्र में कुडानकुलम को और फास्ट ट्रैक किया जाए, क्योंकि भारत का जो लक्ष्य है कि 2047 तक न्यूक्लियर एनर्जी से 100 गीगावाट एनर्जी को प्रोड्यूस करना है। इसरो और रॉसकॉस्मोस जो स्पेस एजेंसीज हैं वो आपस में कोऑपरेट करें, जो फ्यूचर स्पेस एंडेवर्स हैं, चाहे वो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम ही हो। UNSC में रिफॉर्म हो, रिफॉर्म्ड UNSC की बात करेंगे, और इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट उसमें रोल हो, ऐसा रसिया भी चाहता है। 2026 का जो ब्रिक्स चेयर है वो इंडिया के पास है, तो रसिया इसको पूरी तरह सपोर्ट करता है। पेरिस का जो डील हुआ, जिसमें इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी है, और कार्बन जो फुटप्रिंट है उसको कम करना है, तो उसको रसिया और इंडिया दोनों सपोर्ट करते हैं। काउंटर टेरर पे दोनों का कॉमन ओपिनियन है। उन्होंने कहा कि हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। जैसे इंडिया में पहलगाम जो है जम्मू कश्मीर में अटैक हुआ 2025 में, यानी पिछले साल। क्रॉकस सिटी हॉल 2024 में अटैक हुआ। और CCIT जो 1996 से ही है, इसको अभी तक अडॉप्ट नहीं किया, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म इसका फुल फॉर्म है। तो इसको कहीं ना कहीं देखना होगा। नाउ डिफेंस अगर आप देखेंगे तो बोला कि हम लोग R&D पे ज्यादा खर्च करेंगे, को डेवलपमेंट करेंगे और को प्रोडक्शन करेंगे, मिल करके मतलब प्रोड्यूस करेंगे। ना वे अहेड यही है कि रुपया का इन्वेस्ट कर दो, जो एक्स्ट्रा रुपया है वो इंडिया में। PM मोदी ने कहा था, देखिए वार कोई सोल्यूशन नहीं है, जो स्किल्ड लोग हैं भारत को उनको माइग्रेट कराओ फार ईस्ट में, और ज्वाइंट एक्सपोर्ट कंसोर्टियम बनाओ कि तीसरे देश में भारत और जो ये है रसिया है वो एक्सपोर्ट कर सकें। आपको एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम हमने बताया था, रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये बांग्लादेश में है। तो इसको रसिया और इंडिया के एंडेवर से बनाया जा रहा है। तो टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र में कोऑपरेट करें, डिफेंस के क्षेत्र में, न्यूक्लियर क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बूस्ट करें। जो अभी तक कनेक्टिविटी, चाहे वो NSR है, CVMC है,
या आईएनएसटीसी है, तो इसको हम लोग प्रमोट करें। कुछ स्कॉलर्स की ओपिनियन और कुछ लीडर्स की ओपिनियन देखें तो लीडर्स में वाजपेयी जी ने कहा कि ट्रिपल पी का इन्होंने प्रयोग किया कि पीस, प्रोग्रेस और प्रोस्पेरिटी, ये तीन चीज भारत रशिया रिलेशनशिप में चाहिए। पुतिन ने कहा हमारा जो रिश्ता है ना, ये विश्वास पर आधारित है, ट्रस्ट पर आधारित है और टाइम टेस्टेड है, आज से नहीं है कि हाँ आज आप मेरे पे विश्वास करोगे, वर्षों से, डिकेड्स से रसिया और इंडिया का रिलेशनशिप अच्छा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्होंने भी सेम बात दोहराई अलग वर्ड्स में कि स्टेड फास्ट लाइक पोल स्टार, जैसे जो पोल स्टार होता है ना एक जगह पे अपने, उसी तरह हमारा भी रिलेशनशिप एक जगह पे एकदम अडिग है। हैप्पी मोहन जैकब द हिंदू में लिखते हैं और इन्होंने कहा कि बहुत ही केयरफुल बैलेंसिंग की जरूरत है, क्योंकि एक तरफ हमें वेस्ट को भी बैलेंस करना है और दूसरी तरफ हमें रसिया चाइना को भी बैलेंस करना है। हर्ष बी पंत का मानना है कि एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेन आ रहा है हमारे रिलेशनशिप में, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे जो जो कंट्रीज हैं उनका रीअलाइनमेंट हो रहा है। एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ एक किसी पर्टिकुलर इशू पे है, दूसरा कंट्री किसी तीसरे कंट्री के साथ पर्टिकुलर इशू पे है। सीआरएम यानी सी राजा मोहन द इंडियन एक्सप्रेस में बराबर लिखते हैं। तो इनका कहना है कि हम लोग सेंटिमेंट से आगे बढ़ करके और प्रैग्मेटिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब केवल इमोशन के आधार पे हम निर्णय नहीं ले रहे हैं, बल्कि क्या जरूरी है, क्या चीजें जरूरी है उस आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के हिसाब से, फरवरी 2026 के हिसाब से क्या जरूरी है, हम इस चीज को ध्यान में रख करके अपने फैसले को ले रहे हैं, विच इज अ गुड इंडिकेशन। तो फ्रेंड्स, वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट जिसपे हम लोगों को रशिया इंडिया रिलेशनशिप पे आंसर में लिखने की जरूरत है। कीवर्ड्स सामने है, एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है। आई होप यू हैव गॉट समथिंग फ्रॉम हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।